एनालिसिस क्या है, एल्गोरिथम को एनालाइज क्यों किया जाता है, एल्गोरिथम का एनालिसिस किया कैसे जाता है, एल्गोरिथम कंपेयर कैसे होते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती क्यों है. This is all what we have done in the previous part. Now we are going to look into different methods. अच्छा, इस कोर्स में दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं ना, सीसीएन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. जी बिल्कुल. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ठीक. कुछ अभी पुराने स्टूडेंट्स होंगे, ज़्यादातर जो हैं वो नए स्टूडेंट्स होंगे. सर नई भी है पुरानी भी लगेगा. मैं तो खुद नया हूँ. हाँ, पुराने वो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ा चुका, वो भी कोर कोर्स था. और नए वो हैं जो कि अभी एडवांस एल्गोरिथम एनालिसिस कोर कोर्स पढ़ रहे हैं, फिर आगे अपने थर्ड सेमेस्टर में एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ेंगे. ठीक है, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ बस सारे लोग आ जाएं, फिर रिकर्जन स्टार्ट करूँ. 2-3 मिनट और वेट करूँगा, जितने आ गए फिर स्टार्ट कर दूंगा. अभी जो है हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे 5 बजे. 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेंगे फॉर नमाज असर की नमाज पढ़ेंगे 5 बजे. उसके बाद फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे अराउंड 6:30 तक. फिर उसके बाद आज की क्लास एंड कर देंगे. फिर मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करके ड्यूरिंग द वीक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि कैन वी हैव क्लास ऑन फ्राइडेज इंस्टेड ऑफ संडे. फ्राइडे को अगर 6 to
6:30 यानी मगरिब के बाद से रात 9 बजे तक क्लास ली जाए तो कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। सर इशू है एक्चुअली, sir. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लास होती है हमारी। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी। मैं ऑफिस में होता हूँ। वो 6 से 9 तक उनकी क्लास होती है। और अगर ऐसा करें कि भाई 9:30 पे क्लास स्टार्ट करें फ्राइडे को? सर कर लें। सही है, मेरे ख्याल से 9:30 सही रहेगा। जी सर, नो इशू। क्योंकि मेरा अभी हो रहा है ना कि भाई फ्राइडे को मैं यूनिवर्सिटी की जॉब है, फिर सैटरडे को ऑलरेडी मैं एक कोर्स पढ़ा रहा था, अब संडे को भी एक कोर्स आ गया, तो मेरे तीनों दिन बिजी हो गए, तो फैमिली को क्या क्या टाइम दूँ? ठीक है सर, फ्राइडे संडे हमारा भी फ्री हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। हमारे अभी यही शिकायत है यार, ये संडे फ्री हो जाए हाँ। तो फ्राइडे को ही कर लेंगे। फ्राइडे को फिर ऐसा करेंगे कि रात को 9:30-10 बजे तक क्लास स्टार्ट किया करेंगे, फिर वो क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे टिल जब भी वो 12 12:30 जब भी खत्म हो। बस ये होगा रात का खाना मैं तकरीबन 9:30 बजे खाता हूँ, तो रात का खाना खा के उसके बाद 10 से 10:30 के बीच क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगा। जी सर, बिल्कुल कोई इशू लेकिन नहीं। मेरे ख्याल से सुना है ऑन प्रेमिस क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसका कोई न्यूज़ है क्या? अभी कोई कंफर्म नहीं है उसका कि होगी नहीं होगी। अब हो जाएगी तो ऑन प्रेमिसेस कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर सर आई थिंक ऑनलाइन ही ठीक है सर, वैसे होना चाहिए ऑनलाइन ही विजिबल है। हाँ, ऑनलाइन ही सही है। अच्छा सर, कोशिश करेंगे फ्राइडे को जो लाइक क्लास स्टार्ट करे 9:30 से, तो 11 11:15 तक खत्म कर लेना किस तरह करके। नहीं, वो क्योंकि टाइमिंग रिक्वायरमेंट भी तो है ना कि भाई 2.25 घंटे से 2.5 घंटे की क्लास हो, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कम से कम 2.25 घंटे दो। 12 बजे तक तो चलेगी क्लास, लेकिन कोई इशू नहीं है, जिसको जाना हो वो जा सकता है बीच में, ऐसा कोई इशू नहीं। मैं तो अपना लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूंगा। वंस द लेक्चर इज रिकॉर्डेड यू कैन ऑलवेज लिसन टू द रिकॉर्डेड लेक्चर। ओके सर, सही है। ठीक है। अच्छा सर, अभी आज जो है ये 5:30 तक क्लास है, 6:30 तक है? 6:30 तक है। अच्छा, अभी 5 बजे हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे असर की नमाज के लिए, असर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इट विल गो टिल 6:30। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी लोग शायद नहीं आएंगे, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द सेकंड वीक लेक्चर्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लुक इनटू रिकर्जन। इट्स बेसिकली अ पावरफुल काइंड ऑफ रिडक्शन। इसको भी हम यूज इसीलिए करते हैं कि टू फाइंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, उसके ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए वी अप्लाई दिस टेक्निक। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई एक इंस्टेंस सिंपल है या बहुत स्मॉल है, तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर इट्स नॉट सिंपल, इट्स सम कॉम्प्लेक्स, देन व्हाट वी यूटिलाइज इज वी रिड्यूस द प्रॉब्लम into one or more simpler instances and then we solve it. Recursion को जब solve किया जाता है तो we express the problem in terms of recurrence relation. That is like कि एक algorithm को हम उसी के अंदर दोबारा recall करवा रहे हैं, and when an algorithm is calling itself at some point or stage of a execution, so we often describe it as the term of recurrence equations for the running time. Recurrence equation बनाते हैं हम उसके run time के लिए, and by doing this what we get is we get the overall running time of the problem of size n in terms of running time on small inputs. So for this there are several methods that we use to solve the recurrence. There is the substitution method, there is iterative method, there is recursion tree method, there is master's theorem. There are a lot of things. उसमें से 3 अभी हम देखेंगे, substitution, iterative and recurrence tree, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं for giving you the recurrence equation or the recurrence relation, or in broad way we can say it gives you the overall running time of the problem. वो अभी हम देखेंगे किस तरीके से होता है।
So the first one is the substitution method. It comprises of 2 steps. पहला क्या है कि भाई आप जो है वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म का कोई एक इनिशियल गैस ले. You make a guess that this is going to be the form of the solution, and then verify it by using the method of induction. तो एक इनिशियल assumption लिया जाता है, उस assumption को फिर verify किया जाता है. We substitute this guess solution for the function when applying the inductive hypothesis on the smaller values. Hence, the name is coined as the substitution method. This method is powerful, लेकिन the important thing is we should be able to guess the form of the answer in order to apply it. सबसे जो इसमें मुश्किल चीज है वो ये है कि भाई आप जो है वो एक बेहतर गैस लगाए कि yes, this is what is going to be the answer for the problem. If the guess is incorrect, then you can end up with a solution which is not the actual solution for the problem. So actual solution निकालने के लिए you have to make the correct guess कि भाई this is going to be the correct solution for the problem. Having said that, let us have a look into an example. So there is a recurrence in this problem that we have a t of n which is equal to 2tn by 2 plus n. We have to make a guess. So whenever we make a guess, we have to prove that this particular equation is satisfying our initial assumption or the initial guess. So for this equation, we made an initial guess that t of n is equal to big O of n log n. Now we will use induction to prove it, and for that we need to prove that this t of n is less than equal to cn log n. क्योंकि बिग O ऑफ n log n हमने लिया है, इसके कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के साथ हमारा t of n इससे छोटा आना चाहिए, and we can assume that it is true for values which are smaller than n. The equation is there, t of n is equal to 2t n by 2 plus n. अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने cn log n रिप्लेस करना है t of n की जगह. तो this t of n will be less than equal to, क्योंकि यहाँ पे t of n by 2 था, तो ये हो जाएगा cn by 2 log of n by 2. cn by 2 log of n by 2 ये इक्वेशन बन जाएगी. तो ये 2tn by 2 की जगह हो गया 2cn by 2 log of n by 2 plus n. So this is what the substitution comes in. Now since we say that t of n is less than equal to cn log n, so therefore this equation will be less than equal to 2cn by 2 log of n by 2. अब इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. We end up with cn log n minus cn log 2 plus n. जैसे लास्ट लेक्चर में या जो सर ने आपको पढ़ाया था उसमें था ना कि भाई यू नीड सम बेसिस ऑफ लोगैरिथमिक्स फॉर इट. तो ये वही बेसिस है कि भाई यहाँ से हमें सिर्फ cn मिला है, यहाँ से मिला है log n by 2. तो ये डिवीजन में log के अंदर, तो डिवीजन में हमें पता है कि हम इसको log a by b लिख सकते हैं, log a minus log b. तो ये वही चीज लिखी हुई है log a और log b.
और सी एन बाहर था तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो सी एन लॉग एन माइनस सी एन लॉग 2 प्लस एन इज व्हाट वी गेट। अब ये log 2 है, so as we know that we are working on the computers, so this is basically log base 2, तो log base 2 of 2 is always 1, तो ये 1 हो गया, ये खत्म हो गया। what we get is we get cn plus n। अभी जो cn plus n आया है, या फिर हम इसको कह सकते हैं n minus cn हो गया, ये दिस इज n minus cn। अब हमारा n माइनस सी एन हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू ही होगा। फॉर दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू सी एन लॉग एन, बिकॉज सी एन विल ऑलवेज बी बिगर दिस एन, हेंस दिस entire thing will always be a negative value, and therefore this complete equation will always be less than equal to Cn log n. And since we have proved that T of n is less than equal to Cn log n, therefore we can say that the initial guess that we had as big O of n log n is the complexity for this recurrence equation is correct. This is how we move on with the substitution method. सर इसमें ये हम वो एज्यूम करेंगे कि c विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हाँ, यहाँ पे assumption है कि c जो है वो ग्रेटर देन 1 है। c वैसे भी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 1 से बड़ा ही लिया है, 1 भी अगर लेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, तो वो इक्वल टू हो गया। 0 नहीं ले सकते c, क्योंकि 0 लेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, हम एक डिस्क्रीट वैल्यूज ही लेंगे। 0 लिया तो पूरा ही खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ n ही बचेगा। अगर c को हमने 1 लिया तो इस पूरी इक्वेशन में से 0 हो जाएगी, खत्म, हमारे पास सिर्फ सी एन लॉग एन आ गया, तो इसलिए इक्वल टू सी एन लॉग एन ही रहेगा। अगर 2 लिया तो दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड दिस विल ऑलवेज बी लेस देन। 3 लिया अगेन, तो आप कोई भी वैल्यू लें इज गोइंग टू बी देयर। 0 ले लेंगे तो 0 की सिचुएशन नहीं आ सकती, एंड इज वी कैन से सी इज ग्रेटर देन 0 इन दिस कंडीशन। 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेंगे तो ये वाले पार्ट भी खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, तो c is always greater than 0, which can be 1 2 3 up till any value n। ठीक है, ठीक है सर। any questions over here? Okay, so now we look into the recurrence equation, and the recurrence equation is Tn is equal to 4Tn by 2 plus n. Now the first thing is guess the form of the solution. अब इसके अंदर जो रिकरेंस कॉल हो रही है वो इस 4Tn/2 से कॉल हो रही है, क्योंकि ये T ऑफ n अपने अंदर बार बार अपने आप को कॉल करवा रहा है विद दिस 4Tn/2। सो वी हैव T ऑफ n इज इक्वल टू 4Tn/2। So from here we can derive a function that f of n is equal to 4f of n/2, and if I add a 2 in here, so f of 2n will be 4f of n. So this gives me an intuition that f of n is n squared। 2n है, 4f of n है। इसी तरीके से जब ये 3n होगा तो ये 4f of 2n हो जाएगा, और जब ये 4n होगा तो 4f of 4n हो जाएगा, 4f of 2n हो जाएगा, यानी स्क्वायर्ड होता चला जा रहा है जैसे जैसे n बढ़ रहा है। तो दिस गिव्स मी function that f of n is equal to n square. So we can say that this T of n is of order n square,
So we make a guess that T of n has a big order of O of n cube. So this is how we make a guess. यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक डायरेक्ट इंट्यूजन लिया था कि T of n is big O of log n. यहाँ पे हमने थोड़ी सी वर्किंग भी कर ली ताकि हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो बेहतर हो. सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हमारे जो ऑर्डर आ रहा है वो n आ रहा है तो हम उससे बढ़ा लेते हैं. जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा था कि ऑर्डर जो है वो n है तो हमने उसको n log n कर लिया. यहाँ पे ऑर्डर नजर आ रहा है n स्क्वायर है तो उसको हमने n क्यूब कर लिया. From this equation I made some algebraic manipulation. थोड़ा सा उसको सिंपल अलजेब्रा अप्लाई किया, वहां से ये इंट्यूजन निकाला कि भाई f of n n स्क्वायर है, so therefore this t of n has an order of n square, so I make a guess of O of n cube. Now what we need to do is we need to verify it by as the induction. अब ये वेरिफिकेशन कैसे होगी? We have to prove that this t of k is less than equal to ck cube. जैसे यहाँ पे कर रहे थे कि we have to prove that this t of n is less than equal to cn log n. Similarly over here we have to prove that this t of k is less than equal to ck cube. अब वही वाला स्टेप वाइज प्रोसीजर जो कि अभी हम लास्ट एग्जाम्पल में कर रहे थे, अगेन यहाँ पे भी रिपीट होगा. This t of n is equal to 4t n by 2 plus n. अब t of n by 2 की जगह आ जाएगा c n by 2 क्यूब, क्योंकि k की जगह n by 2 पुट होगा तो ये c n by 2 क्यूब हो गया. 4 बाहर है. So for solving this we will get c n cube divided by 8. 4 से 1 और 8 2, तो ये बच गया c n क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस n n, जो n शुरू से आ रहा है. Now this is what we get as an equation, c n क्यूब बाय 2 प्लस n. इस पर सिंपल अलजेब्रिक लगाया तो ये, क्योंकि हमने n क्यूब वाली चीज रखनी है तो c n क्यूब बाय 2 था, इसको c n क्यूब बनाने के लिए मैंने लिख दिया c n क्यूब माइनस c n क्यूब बाय 2. ये चीज तो क्लियर है ना? c n क्यूब बाय 2 कैन बी रिटन एज c n क्यूब माइनस c n क्यूब बाय 2. हाँ भाई स्टूडेंट्स, सर ये समझ नहीं आया कि कैसे हुआ. यहाँ पे हमने एलसीएम लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया, अभी मैं बता दो क्या किया. चलो यहाँ से प्रेजेंटेशन को स्टॉप करके मैं पेंट खोल लेता हूँ, वहां पे लिखने में आसानी होती है. मेरे पास लिखा हुआ था c n क्यूब बाय 2. मैंने इसको लिखा है c n क्यूब माइनस c n क्यूब बाय 2. अच्छा तो ये वो हाफ था तो हमने वन में से अगर हाफ माइनस करें तो हाफ ही रहेगा. ये हाफ था, 1 माइनस हाफ लिख दिया तो ये वही चीज बन गई. ठीक है. ठीक है, हाँ चलो अजान हो रही है, अजान का ब्रेक लेते हैं, सही है फिर सर. आगे बढ़ते हैं.
ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई कि क्या किया है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, फिर इसके आगे अगर यही चीज ले ली जाए तो हमने सी एन क्यूब को इससे रिप्लेस कर दिया और इससे आगे एक प्लस एन लिखा हुआ था। तो इसमें से अगर मैं नेगेटिव का साइन बाहर निकालता हूं तो मेरा ये साइन भी चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। ऐसे ही होगा? जी सर, सही है। एन भी लिखा जी हुआ सर। है। हाँ सही। ठीक है, तो ये हो गया सी एन क्यूब माइनस सी एन क्यूब बाई 2 माइनस एन। अब वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पे। So here we get Cn cube minus Cn cube by 2 minus n. This Cn cube plus n can be written as Cn cube minus Cn cube by 2 minus n. अब यहां पे अगर देखा जाए तो we have Cn cube by 2 minus an n. This Cn cube by 2 will always give me a bigger value than n. ऐसे ही होगा?
अगर सी 1 रखा जाए तो ये n³/2 होगा, n³/2 माइनस n। n³/2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन n। सिमिलरली सी को अगर 2 रखा जाए तो 2n³/2 हो जाएगा, विच इज n³, एंड n³ इज ऑलवेज ग्रेटर देन n। The one thing that is should be remember over here, we are talking about discrete values। हम numerical values या फिर हम वो कहेंगे भाई डेसिमल वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। n is 0 1 2 3 4, c is 0 1 2 3 4, वो वाली बात हो रही है। तो cn³/2 will always be greater than n, and that's why this entire equation which is inside this bracket will always be positive। Therefore, we can say that t of n is less than equal to cn³ as this cn³/2 minus n is always positive। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा cn³ minus a term, and hence this cn³ is always less than equal to cn³। क्लियर है? सही है, लेकिन सर यही assumption हम ऊपर भी तो कर सकते हैं, जहाँ पे cn³/2 प्लस n लिखा हुआ था। हाँ हाँ, वहां पे भी तो ये assumption हमारी सही थी ना कि यार ये वाली जो टर्म है इधर वाली राइट हैंड पे ये हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए cn³ हमेशा जो है लेकिन वो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है cn³/2, उस पे फिर हम बनाते t of n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू cn³/2, लेकिन जो हमने एजम्पशन ली थी वो ली थी ck³। तो हमें ये फॉर्म यहाँ पे जरूरी है कि ck³ का करेक्ट रेप्लीकेशन हमें यहाँ नजर आए। दैट्स अच्छा, व्हाई वी हैव डन इट। ये हमारा है cn³/2। अगर हम उसको लेते ले सकते थे, लेकिन फिर यहाँ पे आता t of n इज लेस देन इक्वल टू cn³/2। हाँ, लेकिन हाफ जो है वो जैसे हाफ जो है वो c/2 कर देंगे उसको, तो c/2 भी एक कांस्टेंट है और उसे इग्नोर कर दे तो ऑर्डर ऑफ n³, तो वहां पे भी अचीव हो जाएगा ना। हाँ, ऑर्डर ऑफ n³ अचीव हो जाएगा, लेकिन वो ऑर्डर ऑफ n³ हमने इसी तरीके से बताया है ना आगे। इसको भी तो वही काम किया है। यहाँ पे भी c/2 है, वो कांस्टेंट है, ये बच क्या रहा है, n³ माइनस n ही बच रहा है। अगर c/2 है कांस्टेंट कर दें तो इट्स अगेन n³ माइनस n। लेकिन ये हमने ख्याल रखना है इस मेथड के अंदर कि जो चीज आपने अज्यूम किया, जैसे पहले भी जो चीज हमने अज्यूम की है, वी मस्ट हैव इट ओवर हियर एज द फर्स्ट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे भी cn log n निकाला है, इस तरीके से यहाँ पे भी पहला वेरिएबल जो है वो cn³ आना जरूरी है। ओके, सही। वो लाना जरूरी है मेथड में है। वैसे तो हमें पता है कि भाई हम डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट तो कर सकते हैं। हम इसको देखते हुए डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई ये cn³/2 प्लस n है, इसका मतलब ये है कि ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू cn³/2 होगा, विच मीन्स दैट अगर c/2 एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट एलिमिनेट कर दे तो n³ ही बन रहा है। therefore this tn is always less than equal to cn³, and hence this t of n is having a big O of n³। this is what we have assumed। सही। ठीक है ना? वो तो बेसिक तो आप डायरेक्ट देख के ही बोल सकते हैं कि भाई ck³ है, इसको मैंने पुट किया, ये n³/2 बना। यस, आई कैन से दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बेसिकली तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है, इफ यू वांट टू फॉलो इट देन वी हैव टू मेक इट बाय दिस, क्योंकि इंडक्शन हमने लगाया ना, वी हैव टू प्रूव इट बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन वर्क्स इन दिस वे। तो हमें इंडक्शन की यानी कि सर पहला वेरिएबल आप रखे हैं जरूर, उसी को पूरा पहला काउंट वेरिएबल करने वही हो जो ये टी के हमने रखा था, पहला वेरिएबल वही बने जो टी के रखा था, ये वही बने। आगे फिर आप जो भी इक्वेशन बन रही है उसको थोड़ा सा अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करेंगे तो आपको पहला वही मिल जाएगा जो आपने ये रखा था। और फिर ये प्रूफ करना है कि भाई आगे वाला जो है वो इसको स्मॉलर वैल्यू ही बना रहा है। ठीक है? सर ये सेकंड वैल्यू भी अज्यूम किया आपने, tn is equals to 4tn/2 plus n। ये रहा, ये इक्वेशन, ये अच्छा, देखो। सही 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 सही। ठीक है, so that was about the substitution method, जिसके हमने एक सिंपल सी एग्जांपल देखी है, एक थोड़ा सा उसको
बेहतर एग्जांपल देखिए जिसमें हमने इनिशियल गैस लेना था, वो गैस भी थोड़ा सा वर्किंग करके निकाला, सो दैट वी हैव अ बेटर गैस एज कंपेयर टू जस्ट टेकिंग अ गैस विद आवर इंट्यूजन। यहाँ पे तो सिर्फ इंट्यूजन लगा है, कुछ नहीं किया, कोई वर्किंग नहीं की। यहाँ पे वर्किंग की है, विद सम प्रॉपर वर्किंग वी फाउंड सम गैस कि अच्छा भाई ये वर्किंग है, तो इसके हिसाब से we are getting an order of n square for the given equation, so we can pick t of n is equal to o n cube, और उसके साथ हमने प्रूव कर दिया कि what we have assumed as the order of complexity of o n cube, we are getting it for the given equation, for the given recurrence equation. So this is about the substitution method. हमने substitution method में देख लिया. Next is the iterative method. This method is in a way similar to the substitution method. When we are doing some calculation, or if you talk about the computational science, computational mathematics, we use this method to solve recurrence relation that uses an initial guess to generate a sequence for improving approximate solution for a class of problems. But here the working will not be inductive based, it will be now iterative based. So we take a recurrence relation as t of n is equal to 2t n by 2 plus 2. पहली आइट्रेशन इसकी क्या होगी? t of n is equal to 2t n by 2 plus 2. Here we start with an iteration and name it as k, such that the first iteration is k is equal to 1, the second one is k is equal to 2, and so on. And this k value will be used later in the final calculation. तो हम इसको अब आइट्रेटिवली सॉल्व करेंगे कि भाई ये इक्वेशन है, इसकी पहली आइट्रेशन होगी t of n is equal to 2t n by 2 plus 2 से स्टार्ट करेंगे, k 1 2 एंड सो ऑन पुट करते रहेंगे, और फिर जो फाइनल वैल्यू होगी वो हम फाइनल कैलकुलेशन में यूटिलाइज करेंगे. So what we need to figure out is what this t of n by 2 is. So how we can do it? हम इसको जो इसमें से n by 2 है उसको ले और उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें. So what we are doing is we are just replacing n by 2. तो अगर मैं इस t of n is equal to 2t n by 2 plus 2 को n रिप्लेसमेंट करूं विद n by 2, तो पहला n by 2 से रिप्लेस हो गया, दूसरा n जो कि t of n by 2 के अंदर था वो भी n by 2 से रिप्लेस हो गया. So what I got is t of n by 2 is equal to 2t n by 2 plus 2. अब इसके अंदर ये n by 2 divided by 2 can become n by 4. So that means कि t of n by 2 is 2t n by 4 plus 2. So this gives me an outcome from the first iteration. The equation will be looking like the following as we make k is equal to 2. Second iteration में k हमने 2 रखा and we get t of n is equal to 2t n by 2 plus 2 as 4t n by 4 plus 4 plus 2. This is what we get after k is equal to 2. क्लियर है ये स्टेप? कोई क्वेश्चन है तो पूछो. नहीं सर, सही. सही है सर. मूविंग फर्दर, अब देखो पहले क्या था, पहले इक्वेशन में टी एन बाई 2 था, तो हमने टी एन बाई 2 को सॉल्व किया तो वी कम अप विद टी एन बाई 4. What we now need is we need to figure out what this t of n by 4 is.
and this can be done by taking n by 4 and putting it in the original function again. So t of n by 4 will become 2t n by 4 divided by 2 plus a 2, and this will give me 2t n by 8 plus 2. तो जब इस वैल्यू को मैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा, दैट मीन्स कि आई एम डूइंग इट आफ्टर k इज इक्वल टू 3 आइट्रेशंस, so I will get t of n is equal to 2 into 2 will be 4, t n by 4 plus a 4 and plus a 2, यानी 2t n by 8 plus 2 को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, दिस इक्वेशन t of n by 2 से मुझे मिला t of n by 4, और उस t of n by 4 को जब मैंने पुट किया तो आई गेट दिस इक्वेशन 2t n by 8 plus 2, और जब उस इक्वेशन को मैंने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया तो व्हाट आई गेट इज आई गेट t of n is equal to 4t n by 4 plus 4 plus 2, n by 4 मैं भी निकाल चुका हूं, तो दिस इज 2t n by 8 plus 2. When I manipulate it, solve it, I get 8t n by 8 plus 8 plus 4 plus 2. So this is the third iteration. Clear है? तो वो K3 था तो ये 6 जाना चाहिए था 4 की जगह। नहीं, k सिर्फ नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं और कुछ नहीं है, वो प्लेस नहीं हो रहा इक्वेशन में कहीं, ये k सिर्फ नंबर ऑफ आइट्रेशंस है. वी विल नेम आवर आइट्रेशंस एज k, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, k इज ओनली आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, बस ये चल रहा है. कैलकुलेशन अंदर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ t n by 2, t n by 4, t n by 8 हो रही है. ठीक है सर, तो ये कितनी इटरेशन तक जाएंगे? अभी बस ये देखेंगे कि पैटर्न हमें कहीं नजर आ जाए. पैटर्न हमें अभी वैसे तो नजर आना शुरू हो चुका है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे था +2, आगे गए ये हुआ +4 +2, इससे आगे जाएंगे ये होगा +8 +4 +2. तो एक पैटर्न तो नजर आना शुरू हो गया है ना, या पैटर्न कोई नजर नहीं आ रहा आपको? यहाँ पे 2 था, यहाँ पे डिवीजन में 2 था, यहाँ पे प्लस में 2 था, यहाँ आए यहाँ पे 4 है, डिवीजन में 4 है, प्लस में 4 है, आगे गए यहाँ 8 है, डिवीजन में 8 है, प्लस में 8 है. पैटर्न नजर आ रहा है ना? जी सर. जी बिल्कुल. अब यही काम 16 के लिए कर लेंगे. दैट नाउ वी नीड टू फिगर आउट t n by 8. सो व्हाट वी गेट इज n by 8 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो t of n की जगह t of n by 8 करेंगे तो ये 2t n by 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 हो जाएगा. दिस विल गिव मी 2t n by 2 प्लस 2t n by 16 प्लस 2. तो ओरिजिनल इक्वेशन विल लुक लाइक आफ्टर k is equal to 4 iterations, t of n is equal to 8t n by 8 plus 8 plus 4 plus 2. अब इस t of n by 8 की जगह अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं तो आई विल गेट 8 मल्टीप्लाई बाय 2t n by 16 plus 2 plus 8 plus 4 plus 2, and this will give me 16t n by 16, यानी यहाँ पे भी 16, डिवीजन में भी 16 प्लस 16. और ये 2 4 8 जो है वो शुरू से आइट्रेशन नंबर 1 का 2, आइट्रेशन नंबर 2 का 4, आइट्रेशन नंबर 3 का 8 कॉल होता हुआ आ रहा है, आइट्रेशन नंबर 4 पे ये 16 बन गया. तो इसी तरीके से फिर मैं 16 के लिए भी करूंगा. द सेम पैटर्न विल कमिंग बैक. 16 के लिए t n by 16 के लिए t n by 8 को n by 16 को इक्वेशन में पुट करूंगा, आई विल गेट 2t n by 32 प्लस 2. उसको फिर इक्वेशन में पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट 32t n by 32 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 एंड प्लस 2. तो वो 2 पहले आइट्रेशन का, 4 दूसरी आइट्रेशन का, 8 तीसरी आइट्रेशन का, 16 इज फ्रॉम द 4th आइट्रेशन, 32 इज फ्रॉम द 5th आइट्रेशन, और ये 32 यहाँ पे आ रहे हैं. तो what we get is we are getting a pattern. So let us take a break here and see if we can see a pattern.
k इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास था t ऑफ n इज इक्वल टू 2tn बाई 2 प्लस 2। k इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास था t ऑफ n इज इक्वल टू 4tn बाई 4 प्लस 2। k इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास था 8tn बाई 8 प्लस 4 प्लस 2। सिमिलरली k इज इक्वल टू 4 पे 16tn बाई 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। सिमिलरली k इज इक्वल टू 5 पे 32tn बाई 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। तो ये वो पैटर्न है जो कि हमें रिपीटेडली नजर आ रहा है। सो नाउ लेट्स रीराइट इट to see if we can get a pattern. When k is equal to 1, we had this. So t of n is equal to 2tn by 2 plus 2. This can be stretched to t of n is equal to 2tn by 2 plus 2 of 1. ठीक है भाई, ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है यहां तक? जी सर। इसी तरीके से जब मैं k इज इक्वल टू 2 पे गया तो मुझे 4tn बाय 4 प्लस 2 मिला, तो मैंने इसको लिख दिया t ऑफ n इज इक्वल टू 4tn बाय 2 प्लस 2 कॉमन 2 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर। 4 की जगह 4 से 2 कॉमन निकालो, 2 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर आ गया। इसी तरीके से जब मैं k इज इक्वल टू 3 पे गया तो मुझे 8tn बाई 8 मिला था, आगे प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 था, फिर 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 आ गया। एंड सिमिलरली फॉर k इज इक्वल टू 4 आई डिड द सेम, 16tn बाई 16 प्लस 2 कॉमन, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर चला गया। एंड द सेम इज डन फॉर k is equal to 5 where I get t of n is equal to 32n by 32 and so on। यहां से भी 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 आ गया। So here what I noticed is that I am moving towards a generic form of k where t of n is like 2 to the power k multiplied by t of n by 2 to the power k plus a 2 multiplied by the summation from I is equal to 0 to k minus 1 of 2 to the power I, जो कि इस ब्रैकेट में हो रहा है। समेशन ऑफ I is equal to 0 to k minus 1 of 2 to the power I। जैसे अगर k 5 है तो k की पावर 4 तक, कि अगर 5 है तो 2 की पावर 4 तक ये यहाँ पे समेशन हो रहा है, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। के अगर 4 है जो कि 2 की पावर 4 16 बनाता है, तो इसके अंदर हो रहा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0। तो ये वही चीज लिखी हुई है कि व्हाट आई एम गेटिंग इज t of n इज इक्वल टू 2 टू द पावर k मल्टीप्लाई बाय t of n बाय 2 टू द पावर k प्लस 2 multiplied by summation from I is equal to 0 to k minus 1 of 2 to the power I, जो कि यहाँ समेशन के अंदर मुझे ब्रैकेट में नजर आ रहा है। हर दफा ब्रैकेट बढ़ता चला जा रहा है। पहले था सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, फिर हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 प्लस 1, फिर हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, फिर हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। सिमिलरली this is what I get. So the summation from I is equal to 0 to k minus 1 of the power 2 to the power I is 2 to the power k minus 1. जो summation का sign है, it can be written as 2 to the power k minus 1. So the generic form can be written as t to the power n, tn is equal to 2 to the power k multiplied by t n by 2 to the power k plus 2 multiplied by 2 to the power k minus 1। अब ये कैसे हुआ 2 पावर k माइनस 1, ये भी आप डायरेक्टली प्रूफ ले सकते हैं कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 4 इज 7। जो ये बात की जा रही है कि भाई अगर ये k मेरा 3 है तो I इज इक्वल टू 0 से k माइनस 1 का समेशन जो है वो आ रहा है 7। तो अगर मैं यहाँ k में 3 रख दूं तो 2 की पावर 3 इज 8, 8 माइनस 1 इज 7। तो जो ये आंसर आ रहा था
2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, वही आंसर मुझे यहाँ 2 पावर k minus 1 से भी मिल रहा है. So that's why I can say that the summation has a generic form which is 2 power k minus 1. Hence this equation gives me this final equation. Clear है? सर क्लियर है. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है. This basically what we are calling the simple mathematics, और उसी को यूज करते हुए हम यहाँ पे इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, बना रहे हैं. तो ये जो रिकरेंस रिलेशनशिप बन गई हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ k, व्हाट इज सेइंग दिस, इट्स सेइंग दिस कि ये रिकरेंस रिलेशन कब स्टॉप करेगा. इट विल स्टॉप एट t पावर n by 2 पावर k व्हेन इट इज गोइंग टू हिट द बेस केस. हर रिकरेंस रिलेशन पे हमारे पास बेस केस होता है, एंड दिस बेस केस इज ऑलवेज सम कांस्टेंट वैल्यू. तो जब ये t टू द पावर t ऑफ n बाय 2 टू द पावर k बेस केस को हिट करेगा तो ये इक्वेशन स्टॉप करेगी. सो आवर बेस केस विल बी t1 is equal to c. This means that when our input is of size 1, the time it's going to take to execute the function t is c units of time, where the c is some constant unit of time. जिसका सिंपल मतलब ये है कि अगर n 1 है तो t of n is equal to 1 is going to be c. तो उसके लिए हमने t of n के फंक्शन को जेनरिक फॉर्म में बनाना है. So therefore we need to show that t of n by 2 to the power k is equal to a constant. As far as this given condition is considered कि n is equal to 1 होगा तो t of n is equal to 1 will be c. अगर हमने इस पूरे को c के बराबर करना है तो that means n by 2 to the power k will be equal to 1. So since we are saying this is equal to 1, n by 2 to the power k is equal to 1, तो उसको कुछ algebraic manipulation solve कर लेते हैं. n by 2 power k is equal to 1, which says that n is equal to 2 to the power k. So that means log base 2 of n is equal to k. So from here we can say that k is equal to log of n, and the base for that is 2. क्लियर है भाई? मुनीब क्या पूछ रहे हो? नहीं है सर, ऑल क्लियर. हाँ, तो ये सिंपल वही मैथमेटिक्स, इसमें प्योर मैथमेटिक्स लगी हुई है कि आपने सबसे पहले तो ये देखा कि भाई कोई पैटर्न बन रहा है. यस, पैटर्न इज देयर. पैटर्न से आपने जेनरिक इक्वेशन बनाई. अब जेनरिक इक्वेशन रुकेगी कब? उसके लिए आपने बेस केस देखा. बेस केस क्या है? बेस केस इज ऑलवेज बी देयर t of 1 is equal to c. वहां से हमने देखा कि भाई t of n by 2 the power k must be equal to c. वहां से हमने निकाला what this k is. अब जब हमें k मालूम हो चुका है तो we now only have to put this value of k in terms of n for the entire equations, and that will be log base 2 n of n for k. T of n is equal to 2 to the power log base 2 of n multiply by t of n by 2 to the power log base 2 of n plus 2 multiply by 2 to the power log base 2 of n minus 1. And this gives me t of n is equal to n, क्योंकि 2 to the power log base 2 of n है तो we can replace it by n. Similarly यहाँ पे भी we can replace log base 2 to the power of log base 2 can be replaced by simple n again. तो ये t of n by n हो गया. यहाँ पे भी log base 2 to the power है,
ये भी n से रिप्लेस हो गया, तो वी गेट n मल्टीप्लाई बाय t ऑफ n बाय n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, एंड फ्रॉम हियर आई गेट n t ऑफ 1 प्लस 2n माइनस 2. इसको फर्दर सॉल्व किया तो आई गेट t ऑफ n इज इक्वल टू n c plus 2 minus 2. So here we can say that our guess is that the closed form of a recurrence relation is t of n is equal to n c plus 2 minus 2, where c is some constant. So from here we can say that the big O of n will be the complexity of the given equation. If c is 0, the equation is t of n is equal to 2 multiplied by n minus 1, where I am again going to get big O of n. So this is how we apply the iterative method. Substitution method तो बहुत आसान था, डायरेक्ट कर लिया. Iterative method में you have to apply the stepwise procedure. पैटर्न निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आप k is equal to 5 तक जाए, आपको पैटर्न जो है वो k is equal to 3 पे जाने के बाद भी मिल जाएगा, यहाँ तक भी मिल जाएगा. तो k is equal to 3 पे आप आ गए, उसके बाद आप ये 3 स्टेप्स पे ही पूरा ये पैटर्न बना सकते हैं कि भाई k1 पे ये हो रहा है, k2 पे ये हो रहा है, k3 पे ये हो रहा है. तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट आई एम गेटिंग दिस 2 to the power k multiplied by t n by 2 to the power k plus 2 plus multiplied by summation of this thing. From here I am getting this equation, and with this equation the stopping criteria is required, where I need to hit the base case. The base case is t of 1 is equal to a constant. So by using this I get a value of k in terms of n, which is log base 2 of n. वो log base 2 of n हर जगह पुट करो, 2 to the power log base 2 of n बन रहा है. So by solving this you can get n out from here, n out from here, n out from here. 2 to the power log base 2 है, this can be replaced by 1. तो सिंपल n यहाँ आ गया, यहाँ पे भी n आ गया, यहाँ पे भी n आ गया. फाइनली वी गेट n c plus 2 minus 2, which has a big O complexity of n. Hence we can say that this equation has a order of complexity of n. Clear? सर ये जो हमने लास्ट इसमें c इक्वल टू 0 डाला है, हाँ, तो ये क्लोजर रिमार्क्स के लिए तो हम लाइक इसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे. नहीं इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं ना. अभी अगर c को 0 भी रखे, वो c को इसलिए रखा है कि ऐसा ना हो c को 0 रखने से ये इक्वेशन 0 बन जाए. n खत्म तो नहीं हो रहा ना, तो इसलिए c को 0 रख के भी दिखा दे भाई n खत्म नहीं हो रहा. c को 0 रखेंगे, we will get 2n minus 2 which is giving me 2n minus 1. क्योंकि पिछली एग्जांपल में क्या होता है, मैंने c को 0 रख दिया, जो हमने पिछले में किया था, यहाँ पे c को 0 रख दिया तो क्या होगा. इसी तरह इस एग्जांपल में भी अगर मैंने c को 0 रख दिया तो क्या होगा. दिस इज नॉट द केस विद द आइटरेटिव मेथड. यहाँ पे c को 0 रखने से गड़बड़ इसलिए आ रही है बिकॉज दिस इज अ प्योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमने एक इनिशियल गेस लिया था. यहाँ पे हमने कोई इनिशियली गेस नहीं किया, बल्कि इसको आइटरेटिवली सॉल्व किया है. आफ्टर द सॉल्यूशन वी आर गेटिंग अ बेटर आउटकम, अ बेटर बिग ओ नोटेशन, which is we can say can be applied to any value of c. c को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, it can be applied to any value of c. ठीक है सर. अब नमाज पढ़ के आते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. तो असर की नमाज पढ़ने के लिए अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ. जिस दिन नमाज पढ़नी नमाज पढ़ ले, फिर इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करते हैं.
Now students,